अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदनान साइंस एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर 4 के एमसीक्यूज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो ये आपका पहला एमसीक्यू है और आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि यू पुश ए क्रेट डाउन ए रैंप। ये एक रैंप है, इस रैंप पे आप एक क्रेट को पुश कर रहे हैं। तो यहां पे मैं अगर एक क्रेट बना दूं, दिस इज द क्रेट, और आप उसको पुश कर रहे हैं डाउन। सो दिस इज द डाउनवर्ड पुश। आप इस पे ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहां पे आपको कहा गया है एट कांस्टेंट वेलोसिटी ओनली 4 फोर्सेस एक्ट ऑन द क्रेट। इस क्रेट पे 4 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप ये बात याद रखिए कि इस क्रेट को तो आप एक फोर्स से आप पुश कर रहे हैं और 3 और फोर्सेस भी इस पे अप्लाई हो रहे हैं। वो कौन से फोर्सेस है? एक फोर्स इसके वेट की वजह से है और वो क्या है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इस क्रेट की वेट की वजह से। और ये जो रैंप है वो इस क्रेट पे एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और फोर्थ वन फोर्स कौन सा है? जब आप इसको पुश करेंगे तो कुछ ना कुछ यहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो चौथा फोर्स हमारे पास क्या है? वो है दिस फ्रिक्शन फोर्स। ये बात आप याद रखिए कि नॉर्मल फोर्स और वेट ये अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या कहा गया है कि which force does the greatest magnitude of work? इनमें से कौन सा फोर्स ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क करेगा? तो यहां पे तो मैंने आपको इन दोनों फोर्सेस के बारे में बता दिया कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं, तो इन दोनों की वजह से तो ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स है वो भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वेट की वजह से है वो भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सिर्फ 2 फोर्सेस रह गए, या तो इस फोर्स की वजह से ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क होगा या फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क होगा। अब यहां पे आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन भी दी है और वो कंडीशन ये है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। ये कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि आपके पास एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन उस वक्त पैदा होता है जब आपके पास वेलोसिटी चेंज होती है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन 0 होगा और फोर्स हमारे पास बराबर है ma के। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू में 0 पुट कर दूं तो फोर्स 0 होगा। तो जो फोर्स आप पुश कर रहे हैं उसकी वजह से भी ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रह जाती है? वो फ्रिक्शन फोर्स है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? वो फ्रिक्शन फोर्स है। डियर स्टूडेंट्स, आपका दूसरा एमसीक्यू ये है कि the force constant of a wire is K. Force constant क्या है? एक वायर का वो K है, and that of another wire is 3K. 2 वायर्स है, एक ये वायर है, दूसरा ये वायर है। इसका फोर्स कांस्टेंट क्या है? ये K है। इसका फोर्स कांस्टेंट क्या है? ये 3K है। When both wires are stretched at the same distance, इनको मैं सेम डिस्टेंस के साथ स्ट्रेच कर दूं। ये इसका इनिशियल पोजीशन है, मैं इसको स्ट्रेच कर दूं यहां तक, x पोजीशन तक मैं इसको स्ट्रेच कर दूं और सेम डिस्टेंस के साथ स्ट्रेच कर दूं, तो ये भी x के साथ स्ट्रेच होगा, ये भी इसके साथ स्ट्रेच होगा। इफ वर्क डन आर W1 एंड W2, अगर इसका वर्क डन W1 है और इसका वर्क डन W2 है तो आपके ख्याल में कौन सा रिलेशन फिर ठीक होगा? ये बात आप याद रखिए कि जब भी मैं किसी वायर को स्ट्रेच कर दूं तो बेसिकली मैं वर्क डन कर रहा हूं उस वायर पे, और वो वर्क डन हमारे पास किसके बराबर है? दैट वर्क डन इज इक्वल टू हाफ kx square. This is the formula for the work done on a spring. तो अब हमारे पास चूंकि 2 वायर्स हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि W1 हमारे पास है हाफ kx square और W2 हमारे पास है हाफ kx square. अब इस वायर का जो फोर्स कांस्टेंट है वो है K और इस वायर का फोर्स कांस्टेंट क्या है? वो है 3K। तो आप वैल्यूज पुट कर दे। W1 हमारे पास होगा हाफ kx स्क्वायर
और W2 हमारे पास होगा हाफ 3k, k की जगह 3k रिप्लेस कर दिया x स्क्वायर, 3 को आप बाहर निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, W2 इज इक्वल टू 3 इंटू हाफ k x स्क्वायर। अब ये हाफ k x स्क्वायर किसके बराबर है, W1 के बराबर है, तो W2 को मैं इस तरह लिख सकता हूं इज इक्वल टू 3 और इसकी जगह मैं W1 लिख सकता हूं 3W1। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपका थर्ड एमसीक्यू ये है कि एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी ये वैल्यू आपको गिवन है कि एस्केप वेलोसिटी इतनी है, इसको हम ये वेलोसिटी है और ESC एस्केप, इसका मतलब है कि ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आपको कहा गया है इफ द मास ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस टू ट्वाइस, तो मास ऑफ द अर्थ को अगर आप ट्वाइस कर दे तो पहले आपको एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी हमारे पास बराबर है, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर द रूट 2g me डिवाइडेड बाय re। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ द अर्थ है और ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। इसी फार्मूले में आपसे कहा गया है कि अगर अर्थ के मास को आप क्या कर दे, ट्वाइस कर दे, तो ये मास me जो है इसको आप क्या कर दे, me को आप ट्वाइस ऑफ दिस मास ऑफ द अर्थ कर दे, मींस 2me कर दे, और रेडियस ऑफ द अर्थ को आप क्या कर दे, बिकम्स हाफ। रेडियस ऑफ द अर्थ जो हमारे पास है, अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो हाफ का मतलब क्या है, यहां पे इसको इस तरह लिख सकते हैं RE डिवाइड बाय 2, ये मैंने हाफ कर दिया, मास ऑफ द अर्थ को डबल कर दिया, रेडियस ऑफ द अर्थ को हाफ कर दिया, फिर इसके वेलोसिटी क्या होगी, तो यहां पे एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला है उसमें आप वैल्यूज पुट कर दे अंडर द रूट 2g अपनी जगह पे होगा, मास ऑफ द अर्थ को मैंने डबल किया है तो इसको अगर मैं डबल कर दूं 2me और रेडियस ऑफ द अर्थ को आप हाफ कर दे तो इसको मैंने कर दिया RE डिवाइडेड बाय 2। अब इस इक्वेशन को जरा यहां पे मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बता दूं कि इस इक्वेशन को आप किस तरह ले सकते हैं। यहां पे आप देखिए, गौर करें आप, ये 2me, ठीक है, और इस डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें तो ये RE डिवाइड बाय 2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाय RE, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय RE। अब इसको मैं किस तरह लिख सकता हूं, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये क्या बन जाएगा 4gme और ये 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, सो 2 डिवाइडेड बाय RE। अब इसको मैं अगर यहां पे लिख लूं तो एस्केप वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी, देखिए इसको रीअरेंज जरा करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है 2gme है तो इसको मैं लिख दूं 2gme डिवाइडेड बाय RE। आप अगर 4 का अंडर रूट लेंगे तो ये 2 बन जाएगा और ये बाहर आ सकता है, तो v escape इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट, बाकी ये रह जाएगा 2gme डिवाइडेड बाय RE। अब अगर आप ये देखें तो ये 2gme डिवाइडेड बाय RE किसके बराबर है, ये एस्केप वेलोसिटी के बराबर है ना, तो हम लिख सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी हमारे पास है 2 और ये एस्केप वेलोसिटी के बराबर है, तो ये हमारे पास होगा एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी आपको दी गई है वो कितने 11.2, तो अगर यहां पे वैल्यूज पुट करूं 2 मल्टीप्लाई बाय 11.2 तो हमारे पास क्या आएगा, 11.2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड हमारे पास इसका आंसर आता है। आप ऑप्शंस में देखिए तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपका फोर्थ एमसीक्यू ये है कि एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसमें कौन सा फोर्स है, तो ये बात आप याद रखिए कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स होता है, वो वर्क डन जो कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे, ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है और ये हमारे पास लेट्स से क्या है, ये फाइनल पॉइंट है। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है और पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता,
कि यहां से मैं इस रास्ते पे आ गया हूं या लेट्स से मैंने ये पाथ फॉलो किया है, वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करे और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे और पाथ फॉलोड पे डिपेंड ना करे, तो ये वर्क डन जिस फोर्स की वजह से होगा उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ये बात आप याद रखिए कि ज्यादातर कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग फोर्सेस है। तो अगर आप इन चार फोर्सेस में देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। मैग्नेटिक फोर्स भी एक मैग्नेट का फोर्स है, वो भी नेचुरली अवेलेबल है, तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी नेचुरल फोर्स है, तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स या जो फोर्स आप अप्लाई करें, योर अप्लाइड फोर्स इज आल्सो ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो फ्रिक्शन फोर्स है, ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपका फिफ्थ एमसीक्यू ये है कि when the speed of your car is double, अगर आप स्पीड को डबल कर दे, स्पीड का मतलब क्या है? दिस इज स्पीड, इसको मैं क्या कर दूं? इसको मैं डबल कर दूं। what by what factor does its kinetic energy increase? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किस फैक्टर के साथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब स्पीड को आप डबल कर दे, तो स्पीड को डबल करने का मतलब क्या है कि v को आप 2v कर दे, इसको डबल कर दे। v की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 2v। तो अगर स्पीड को डबल करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और ये स्पीड डबल करने के बाद काइनेटिक एनर्जी प्राइम है, तो ये हमारे पास होगी हाफ m और v की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 2v होल स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी प्राइम डबल करने के बाद हाफ m 4v स्क्वायर। 4 आप बाहर निकाल दे तो काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू 4 इंटू हाफ m v स्क्वायर। हाफ m स्क्वायर किसके बराबर है? वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू 4 काइनेटिक एनर्जी। अगर आप स्पीड को डबल कर देंगे तो योर न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी। तो किस फैक्टर के साथ इंक्रीज होगी? बाय फैक्टर ऑफ 4। तो आप ऑप्शंस में देखें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 हॉर्स पावर इज गिवन बाय, 1 हॉर्स पावर की वैल्यू क्या है? 1 हॉर्स पावर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये 746 है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जिस तरह एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिस तरह वो आपको याद है तो आपको ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको 746 किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट और यहाँ पे सिर्फ आपको गिवन है 746 वाट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 746 वाट्स। इसके साथ ना कोई किलो है, ना मेगा, ना गीगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो है ऑप्शन ए। आपका 7th एमसीक्यू ये है कि वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। वर्क कब नेगेटिव होगा? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे या 45 डिग्री के दरमियान होगा। तो वर्क हमारे पास किसके बराबर है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट होगा और मैं इसको इस तरह से कहूं एफ डी कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि जब डॉट होगा तो यहाँ पे क्या होगा? कॉस थीटा होगा। ओके, तो अब पैरेलल होने का मतलब क्या है? पैरेलल होने का मतलब है कि जब इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री हो, ठीक है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? कि इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री हो। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? कि इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो। तो अब हम एक एक एंगल देख लेते हैं। अगर पैरेलल हो और 0 डिग्री हो तो cos ऑफ 0 किसके बराबर होगा? cos 0 डिग्री बराबर होगा 1 के। तो एफ डी मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू एफ डी। ये आपके पास पॉजिटिव आ रहा है और आपको कहा गया है कि नेगेटिव कब होगा। तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है तो ये एंगल नहीं हो सकता। एफ और डी पैरेलल नहीं हो सकते, इनके दरमियान एंगल 0 नहीं हो सकता। लेट्स ट्राई 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा तो इफ डी cos ऑफ 180 डिग्री होगा। cos ऑफ 180 डिग्री कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करेंगे
तो आपको पता चल जाएगा कि ये बराबर है -1 के। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इफ डी होगा। तो इसका मतलब है कि वर्क हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस इफ डी माइनस फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव वर्क आ रहा है। वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव, यहां पे वर्क नेगेटिव है। कब नेगेटिव है? व्हेन द एंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या है? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल होंगे, 180 डिग्री होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है। ये दोनों ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि cos 90 0 के बराबर है, इस पे वर्क हमारे पास 0 होगा और इस पे भी वर्क पॉजिटिव होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन